हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का सबसे लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इक्विलिब्रियम का, और आसान सा टॉपिक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल के। बहुत ही आसान है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। क्या क्या है ये ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो पहले एक चीज को समझना। जैसे मान लो मैं अमोनिया बनाना चाहता हूँ, तो मैं अमोनिया बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, और अमोनिया तैयार। इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर नाम का एक बंदा था, उसने इसकी खोज की थी। तो ये जो रिएक्शन है, इससे अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया इस दुनिया में बहुत ज्यादा लेवल पे बनाया जाता है, क्योंकि अमोनिया का बहुत ज्यादा यूज है फर्टिलाइजर्स वगैरह में। अगर आप इसकी फैक्ट्री खोलते हो तो बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, क्योंकि ये जो अमोनिया है इसकी खपत बहुत ज्यादा है डेली, क्योंकि इसका यूज ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, मान लो अपन अमोनिया की फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं और हमें अमोनिया बनाना है। तो अमोनिया बनाना है, अमोनिया बनाने के लिए अपन को नाइट्रोजन लगने वाला है, हाइड्रोजन लगने वाला है, तो अमोनिया बन जाएगा। लेकिन ये जो दिक्कत है, ये जो रिएक्शन है, इसकी एक थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल है तो दिक्कत क्या है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की दिक्कत ये है कि जब आप N2 और H2 को रिएक्ट कराओगे, अमोनिया बनेगा, लेकिन सारा का सारा N2 और H2 रिएक्ट नहीं हो पाएगा। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी तो आपके पास N2 भी बचा रहेगा, H2 भी रहेगा, अमोनिया तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास रिएक्टेंट बचे रह जाएंगे। और आप क्या चाहते हो, अगर आप इंडस्ट्री इंडस्ट्री चलाते हो तो आप क्या चाहते हो कि मेरा यील्ड ज्यादा ज्यादा बने, आप अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाओ, आपका रिएक्टेंट बचे ना, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो रिएक्टेंट है बिल्कुल ना बचे, और सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो, अमोनिया में। तो आपके सामने दिक्कत ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिएक्टेंट आपके पास बच जा रहा है, आपको उस रिएक्टेंट को पूरा कंज्यूम कराना है। कैसे कराए, तो यहाँ पे अपना ली चैटलर प्रिंसिपल अपनी हेल्प करता है। तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो ली चैटलर प्रिंसिपल को बड़े सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो ली चैटलर प्रिंसिपल बोलता है कि जो ये इक्विलिब्रियम है अपना, वो एक सोए हुए शेर की तरह है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो डिस्टरबेंस को ही खत्म कर देगा। समझ में आ रही है बात। अगर एक मतलब सोए हुए शेर को अगर आप जगाने की कोशिश करोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो वो क्या करेगा, आपको खा जाएगा, है ना। तो ऐसे इक्विलिब्रियम का भी सेम सीन है। इक्विलिब्रियम क्या करता है, अगर इक्विलिब्रियम को, अगर कोई रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है और आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उस डिस्टरबेंस को खत्म करने की कोशिश करेगा। यही है ली चैटलर प्रिंसिपल, बस और कुछ नहीं है। आप कुछ भी डिस्टर्ब करोगे इक्विलिब्रियम को, कैसे डिस्टर्ब करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आप डिस्टरबेंस करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस डिस्टरबेंस को खत्म करेगा। क्लियर है, बस इतना ही है ली चैटलर प्रिंसिपल, और कुछ नहीं है। चलो, तो पहले इसकी जो ली चैटलर प्रिंसिपल है, इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। एक्चुअली इसका नाम ली चैटलियर नहीं है, इसको, ये इटालियन बंदा है, तो इसका नाम क्या है, लू सेतिलिए। आर नहीं होता उसमें, आर साइलेंट होता है, लू सेतिलिए बोला जाता है। लेकिन अपन को इटालियन एक्सेंट में नहीं बोलना है, हम अपने ही तरीके से बोलेंगे, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो। इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, according to this principle, when a stable equilibrium, equilibrium stable ही होता है, बस ये वर्ड मैं थोड़ा सा भार देने के लिए, मतलब थोड़ा उसको भारी बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। इसका कुछ ऐसा अलग मतलब नहीं है। व्हेन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। पहले मेन बात है कि आपके पास इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ली चैटलर प्रिंसिपल बस इक्विलिब्रियम पे लगता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम इज subjected subjected to a change, subjected to a change or disturbance, disturbance, subject to a change or disturbance,
जब किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है या उसके अंदर कुछ चेंज किया जाता है, देन इट मूव्स इटसेल्फ in such a direction that will nullify the effect या चेंज या डिस्टर्बेंस। ये आपका ली चैटलर प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? व्हेन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज, कोई इक्विलिब्रियम है उसमें आप चेंज कर रहे हो, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ला रहे हो, देन इट मूव्स इटसेल्फ, तो अपने आप को मूव करेगा। मूव करेगा मतलब अपनी डायरेक्शन को बदलेगा। इक्विलिब्रियम आगे भी जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देन इट मूव इटसेल्फ इन अ सच ए डायरेक्शन दैट विल नलिफाई द चेंज, तो जो चेंज को खत्म करेगा वो इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को बदलेगा। समझ रहे हो? सिंपल सा चीज है। अगर आप कुछ भी करोगे, कुछ चेंज लाने की कोशिश करोगे, उस चेंज को खत्म करने की कोशिश करता है इक्विलिब्रियम। ये है ली चैटलर प्रिंसिपल। अब इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये चेंज हम कैसे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे जिससे चेंज है। तो चेंज लाने के लिए तो चेंज कैसे कैसे ला सकते हैं, डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को, चेंज और डिस्टर्बेंस कैसे लाया जाता है, डिस्टर्ब कैसे किया जाता है इक्विलिब्रियम को। तो पहला डिस्टर्बेंस है कि भाई जो भी चीज है उसके अंदर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनके अमाउंट को आप चेंज करो। मतलब जैसे अपना अमोनिया बनाने वाला था तो आप N2 ऐड कर रहे हो, H2 ऐड कर रहे हो, अमोनिया को ऐड कर रहे हो, अमोनिया को निकाल रहे हो, N2 को निकाल रहे हो, H2 को निकाल रहे हो, तो उनके अमाउंट में अगर आप चेंज कर रहे हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो हम बोलेंगे कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो। क्यों डिस्टर्ब होता है उससे वो भी बताऊंगा कि उनको निकालने डालने से क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। तो पहले समझते हैं कि डिस्टर्ब कैसे होता है, किन चीजों से डिस्टर्ब होता है। तो एडिशन और रिमोल या हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप चेंज करते हो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, आप अगर प्रेशर में चेंज करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो या घटाते हो। तीसरा, वॉल्यूम में अगर आप चेंज करते हो। और चौथा, उसके बाद आप टेम्परेचर और कौन सा, और एक इनर्ट गैस एडिशन। दिख रहा है क्या ये? यस, इनर्ट गैस एडिशन। ये 5 तरीके के चेंज हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन अपन को ये 5 चेंज पढ़ने होते हैं जो 5 चीजें अपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, इनर्ट की जगह रिएक्टिव गैस को भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इक्विलिब्रियम को मतलब डिस्टर्ब करता है। लेकिन अपन को ये 5 पढ़ने होते हैं। अपने सिलेबस में 5 डिस्टर्बेंस है। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, फिर लिखेंगे बाद में। तो मान लो कोई रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन लूं यार, कौन सी रिएक्शन लूं? चलो इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। मैं इसको लिखने से इसलिए कतरा था क्योंकि इसमें 2 3 है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कैलकुलेशन को, इसलिए, बस और कुछ नहीं। चलो समझते हैं। तो मान लो ये रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम पे आ गई है। इक्विलिब्रियम पे आ गई है मतलब मेरे पास N2 भी बचा हुआ, H2 भी बचा हुआ, NH3 बचा हुआ है। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अब मैं इसको डिस्टर्ब करके आगे भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, इंडस्ट्री वाला हूं मैं चाहता हूँ कि रिएक्टेंट मेरे पास ना बचे, सारा किस में कन्वर्ट हो? प्रोडक्ट में। तो कैसे करूँ? तो मैं ली चैटलर प्रिंसिपल की हेल्प लूंगा। तो ली चैटलर प्रिंसिपल बोलता है क्या? अब जो करोगे आप कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम उसको बढ़ा देगा। अगर आप उसको बढ़ाओगे तो कम कर देगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या करता है? जो आप चेंजेस लेके आ रहे हो उसका अपोजिट करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो अपोजिट करना पड़ेगा उसको। क्लियर है? तो जैसे अगर मैं इस रिएक्शन में NH3 को निकालता हूं, आप बोलो कैसे निकालोगे? वो छोड़ दो, आप कैसे निकालूंगा, बहुत सारे तरीके हैं। मान लो ये रिएक्शन है कंटेनर में हो रही होगी क्योंकि सारी गैस है। तो NH3 को मान लो मैंने किसी तरीके से निकाल दिया इस कंटेनर से, NH3 को रिमूव करना स्टार्ट किया, तो NH3 का अमाउंट क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। NH3 का अमाउंट कम होने लगेगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है।
इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, NH3 का अमाउंट बढ़े। NH3 का अमाउंट कैसे बढ़े, तो देखो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाए, आगे की तरफ आने लग जाए, तो NH3 का अमाउंट बढ़ने लगेगा। तो अगर आप NH3 को रिमूव करते हो, NH3 अगर आपने रिमूव किया है, रिमूव, तो रिएक्शन कहां जाएगी, NH3 के अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। समझ रहे हो। अगर आपने NH3 को ऐड कर दिया, NH3 को ऐड करने से क्या होगा, अगर NH3 और डाल दिया इस इक्विलिब्रियम में रिमूव करने की जगह, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, अगर आपने ऐड किया है NH3 का अमाउंट को बढ़ाया है, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा NH3 का अमाउंट कम हो। कैसे हो, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग जाए, अगर बैकवर्ड जाने लग जाएगी तो NH3 कंज्यूम होने लग जाएगा, है ना। तो इस केस में रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, समझाऊंगा, उसके पीछे भी रीजन है। मान लो अगर मैं अब N2 को ऐड करता हूं, N2 नाइट्रोजन को ऐड किया, तो नाइट्रोजन को ऐड करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम चाहेगा नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो। तो कम होगा तो कैसे कम होगा, जब N2 कंज्यूम होने लग जाए, तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। इसी तरीके से अगर N2 को मैं रिमूव करने लग जाऊं, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, NH3 का अमाउंट बढ़े, क्योंकि N2 रिमूव करना है मतलब मैं N2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा हूं। तो इक्विलिब्रियम चाहेगा N2 का अमाउंट बढ़े। कैसे बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो। इसी तरीके से H2 को ऐड करूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। H2 को रिमूव किया तो बैकवर्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आप पूछोगे क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन क्या है, तो रीजन समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो समझिए, एक सिंपल सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एंड H2 प्लस I2 गिव्स 2Hi। समझना भाई, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे, तो इसका K फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। K हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI पावर में 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। अगर इक्विलिब्रियम पे है तो Q और K दोनों क्या है, सेम। क्लियर है, समझना, इसका रीजन दे रहा हूं कि ये क्यों होता है, किसी के ऐड करने से रिएक्शन आगे जा रही है, पीछे जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये K डिसाइड करता है सारी चीजों को। K डिसाइड करता है कि डायरेक्शन किस तरफ होने वाली है, अपने इक्विलिब्रियम की रिएक्शन किस तरफ जाने वाली है। अगर Q और K दोनों इक्वल हैं तो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे, तो अभी इक्विलिब्रियम पे, अभी अपन ने कोई चेंज नहीं किया। अब मान लो मैं डिस्टरबेंस कर रहा हूं, तो डिस्टरबेंस क्या किया, मान लो मैंने चेंज किया, तो डिस्टरबेंस करते हैं अब। तो ये एट इक्विलिब्रियम, स्टार्टिंग में एट इक्विलिब्रियम का सीन है। अब चेंज करते हैं, चेंज क्या किया, मान लेते हैं अपन ने HI को रिमूव किया, रिमूव HI, HI को क्या किया, रिमूव। HI के रिमूव करने से किसमें चेंज आएगा, देखो K की वैल्यू फिक्स होती है, K कभी नहीं बदलता है। बदलता है तो Q बदल सकता है, Q की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, K की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो जब आपने HI को रिमूव किया तो Q की वैल्यू को चेंज किया, ना कि K की वैल्यू को चेंज किया। तो Q की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी। तो HI अगर रिमूव किया, HI का अमाउंट कम हो गया, HI का अमाउंट कम हो गया, तो Q की वैल्यू कम हो गई, किससे, K से। अगर Q की वैल्यू कम हो गई K से, तो रिएक्शन कहां जाती है, रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहां गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर ये नए इक्विलिब्रियम पे आएगी, क्योंकि Q को किसकी इक्वल होना है, K के इक्वल। तो देखो सारा गेम क्या है, जब आप किसी चीज को ऐड रिमूव करते हो, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, तो ये Q और K का जो पहले जब इक्विलिब्रियम पे था तो Q और K इक्वल होने चाहिए, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, Q की वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब होता है। अगर Q की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो अपना इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात। तो Q की वैल्यू आप देखिए कैसे कैसे डिस्टर्ब हो सकते हैं, जैसे Q की वैल्यू डिस्टर्ब होगी ऐसे इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा। क्लियर है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है कि भाई एक्चुअल इसकी वजह से हो रहा है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, इसी चीज को सिंपल तरीके से बताना का तरीका। ये जो चीज है Q और K, बार बार Q देखना बड़ा डिफिकल्ट काम है, लंबा टाइम है ना। तो इसलिए डायरेक्ट सीधा हम क्या करेंगे, जो चीज कम हो रही है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है इक्विलिब्रियम, इस लॉजिक से चलेंगे। तो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसी कॉन्सेप्ट का। क्लियर है सभी को।
तो अब चीजों को लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एडिशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे आप? या तो आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे या फिर प्रोडक्ट की। कॉन्सेंट्रेशन की जगह अमाउंट लिखना, ठीक है, अमाउंट रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की कैसे आप चेंज करोगे? आप या तो रिएक्टेंट को ऐड करोगे या फिर रिमूव करोगे। इसी तरीके से प्रोडक्ट को या तो आप ऐड करोगे या फिर प्रोडक्ट को या आप रिमूव करोगे। सिंपल। अब जब आप रिएक्टेंट को ऐड करोगे, रिएक्टेंट को जब आप ऐड करोगे, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? अपोजिट। आपने रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाया, इक्विलिब्रियम चाहेगा कम करो उसको। कम कैसे करेगा? उसको कंज्यूम कराएगा। कंज्यूम कराने के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वाले केस में रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई भी रिएक्टेंट ऐड करो, कोई भी रिएक्टेंट ऐड करो, लेकिन अभी इसमें मैं कुछ बताऊंगा, एक मिनट दो। तो रिएक्टेंट के ऐड करने से रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड। अगर रिएक्टेंट को रिमूव कर दे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? ये जो क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, उसके अमाउंट को बढ़ाऊं। रिमूव किया तो उसका अमाउंट कम हो गया। तो रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाने के लिए उसको रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा। रिएक्टेंट कैसे बनेगा? जब रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड। ठीक है। इसमें प्रोडक्ट को ऐड किया, इक्विलिब्रियम क्या चाहता है? प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया है तो उसको कम करना। कम करना है तो कहां जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे जाती है रिएक्शन कहां पे? बैकवर्ड डायरेक्शन। अब समझना, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, निकाल दिया। निकालने से क्या होगा? उसका अमाउंट कम हो गया। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? उसके अमाउंट को बढ़ाऊं। बढ़ाएगा कैसे? जब रिएक्शन आगे की तरफ आएगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रोडक्ट बने तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? तो रीजन 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 चाहिए अपन को, रीजन। तो रीजन, रीजन समझ लीजिए रीजन। तो मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो वैसे तो ली चैटलर प्रिंसिपल बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रीजन चाहिए, कॉन्सेप्ट से समझना है। तो कैसे करेंगे? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, ये रिएक्शन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम के इज इक्वल टू क्यू, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है। अब इसमें दो केस ले लेते हैं, दो ही केस से समझाता हूं। सब कुछ क्या क्या लिखेंगे यार, है ना? एडिशन ऑफ प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। अब सुनना, अगर आप P को ऐड करोगे, P को ऐड करने से क्या होगा? Q की वैल्यू बढ़ेगी, K की वैल्यू नहीं बढ़ती। K की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन को आपने पढ़ा था ना, K की वैल्यू बस दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मोड ऑफ राइटिंग इक्वेशन। कॉन्सेंट्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो एडिशन ऑफ P से किसकी वैल्यू चेंज हो गई? Q की वैल्यू चेंज हो गई। क्या हो गई? अगर P ऐड कर दिया तो Q की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई ना। Q की वैल्यू ज्यादा होगी K से, तो रिएक्शन कहां जाते हैं उस केस में? बैकवर्ड। और आपको भी पता है, अगर इसके बिना भी हम देखें, एडिशन ऑफ P, प्रोडक्ट को ऐड करने से रिएक्शन कहां जाएगी? उसको कम करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में। वही तो आ रहा है यहाँ, देखिए। रिमूवल ऑफ P, P का अमाउंट कम हुआ, Q की वैल्यू कम हो गई K से, रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिना इसके भी कर सकते हो। प्रोडक्ट को रिमूव किया, रिएक्शन क्या चाहेगी? इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। समझ रहा है? तो ये अपन ने देखा पहला पहला डिस्टर्बेंस, कि अगर हम कोई रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पे है, उसमें अगर आप रिएक्टेंट को ऐड या रिमूव, प्रोडक्ट को ऐड या रिमूव करते हो, तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से शिफ्ट होता है। एक चीज मैं आपको बोल रहा था, वहां रुक गया था, उस चीज को आगे ही कंटिन्यू करते हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो कोई रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस रिएक्शन में अगर आप CaCO3 को ऐड करोगे तो रिएक्शन के साथ क्या होगा? रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? तो मैं बोलता हूं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों नहीं होगा? आपने तो बोला था, अभी तो पढ़ाया है कि रिएक्टेंट के ऐड करने से रिएक्शन कहां जाती है?
फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आप बोल रहे हो कि रिएक्टेंट के ऐड करने से कुछ नहीं होगा, तो समझना, मैंने बोला था रिएक्टेंट के ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन कब? जब वो गैसियस हो। सॉलिड का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि देखो, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो Q इज इक्वल टू K है, और Q का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q में सिर्फ कौन आएगा? बस CO2। अगर C की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ये तो सॉलिड है, सॉलिड का तो कोई रोल ही नहीं होता इक्विलिब्रियम में और K में। इक्विलिब्रियम में और Q में सॉलिड का कोई रोल नहीं होता। तो सॉलिड को ऐड करने से, रिमूव करने से Q की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। Q नहीं बदलेगा तो इक्विलिब्रियम में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। डिस्टरबेंस लाने के लिए आपको Q की वैल्यू बदलनी पड़ती है, या तो Q को K से ज्यादा करना पड़ता है या उससे कम करना पड़ता है। तो सॉलिड के ऐड करने से, रिमूव करने से इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस चीज के ऊपर और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर है सभी को? ली चैटलर प्रिंसिपल समझ में आया कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। अब आगे चलते हैं, दूसरी चीज को पकड़ते हैं। दूसरी चीज है, सेकंड थिंग इज प्रेशर। पहले समझते हैं फिर देखेंगे, आगे लिखेंगे। तो जैसे ये रिएक्शन है N2, 3 रिएक्शन लिखूंगा एक ही साथ, वहीं से समझा दूंगा। N2 प्लस H2 gives to NH3, 2NH3। एक और रिएक्शन लिखता हूं, N2O4 gives to NO2। एक और रिएक्शन लिखता हूं, H2 प्लस I2 gives to HI। समझना, क्वेश्चन को समझना। अब मान लो किसी ने बोला कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मैं अमोनिया बना रहा था, तो प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब बोलो क्यों डिस्टर्ब हुआ भाई? प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम क्यों डिस्टर्ब हुआ? पूछोगे क्यों हुआ सर? वो भी बता देता हूँ यार। पहले मैं आपको ये बताता हूँ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब क्यों हुआ। तो अगर ये रिएक्शन है, मैं इसलिए इसकी तरफ नहीं जाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा 3 2 वो सब होता है, इसलिए तो सिंपल वाली रिएक्शन से समझते हैं। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो Q इज इक्वल टू K होगा, है ना? गैस है तो मैं QP से बात करूंगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है। अब आपने क्या किया? प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर को कैसे बढ़ाया? जो कंटेनर था उसको टेम्परेचर को सेम रखा और कंटेनर को छोटा कर दिया। छोटा करने से प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आ रही है बात? तो प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर इन दोनों का भी बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुई है, इन दोनों का भी प्रेशर चेंज हो गया। तो प्रेशर चेंज हो गया तो Q की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, चेंज हुआ है प्रेशर, इन दोनों का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया है पहले से मुकाबले। तो QP वो क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, तो इसको डैश लिखूंगा का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। आप ये बताओ ये QP बड़ा हुआ कम हुआ? QP की वैल्यू बड़ी हुई कैसे या कम हुई? चेंज हुई ना, बस बड़ी छोटी छोड़ो, चेंज हुई ना, इसकी वैल्यू चेंज होगी ना, क्योंकि भाई ये बदल रहे हैं प्रेशर। तो Q की वैल्यू चेंज हुई तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। अब मान लो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब कैसे पता लगे कहां जाएगा? तो उसको समझते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रेशर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। तो समझना, मान लो मैंने इस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर को कम करे। प्रेशर को कम कैसे करे? अब प्रेशर को कम कैसे करे? तो आपको पता है प्रेशर जो होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर मोल पे डिपेंड करता है। मोल ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट के मोल कितने? प्रोडक्ट के मोल हैं 2। रिएक्टेंट के मोल कितने? रिएक्टेंट के मोल हैं 4। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो कम मोल्स बनते हैं। 4 मोल से कितने ही मोल मिलेंगे आपको? 2। कम करने स्टार्ट कर देगी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ये रिएक्शन। अगर बैकवर्ड में आ गई तो 2 से 4 बनने लग जाएंगे, ज्यादा बनाने लग जाएगी रिएक्शन मोल्स। 2 से कितने बनेंगे? 4। समझ रहे हो?
अगर रिएक्शन इस तरफ आई उल्टे डायरेक्शन में तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो प्रेशर घटने लगेगा। अब आपको चेक करना है प्रेशर को क्या कराना है। तो आपने प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, प्रेशर को कम करे। प्रेशर को कम कैसे करे, तो ये उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ कम मोल्स बन रहे हैं, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्यों गई, क्योंकि प्रेशर बढ़ा है तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ लेस नंबर ऑफ मोल है। लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि प्रेशर को क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज कराना है उसको। इसलिए अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर देता, तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, मैं प्रेशर को बढ़ाऊं। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाने जाएगा तो किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ ज्यादा मोल है। और ज्यादा मोल किस तरफ है, बैक साइड में, इस तरफ ज्यादा मोल है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। समझ रहे हो। एक और एग्जांपल समझते हैं, इसको देखिए। इस रिएक्शन को समझते हैं, इसको प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, प्रेशर को कम करूं। तो कम करने के लिए कहां जाएगा, जिस तरफ कम मोल है। तो कम मोल इस तरफ एक ही मोल है गैस का, इस तरफ कितने मोल हैं, 2। ठीक है, 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल, तो किस तरफ जाए, जिस तरफ कम मोल है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्रेशर को मैंने डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, प्रेशर को बढ़ाऊं, किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ज्यादा मोल है, ज्यादा मोल इस तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, एक आपसे लास्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, सोचो सोचो जल्दी। और प्रेशर गैस का ही होता है, सॉलिड का नहीं होता, ये सारी चीज गैस है। तो इस तरफ कितने मोल गैस के, 2, उस तरफ कितने, 2। अब किसी भी तरफ जाए 2 ही मोल मिल रहे हैं। प्रेशर को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ नहीं जाएगा। तो इस वाले केस में प्रेशर को घटाने बढ़ाने से नो इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप क्यू की वैल्यू देखना, क्यू की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपने प्रेशर बढ़ा भी दिया होगा लेकिन क्यू की वैल्यू फिर भी सेम रहेगी, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम अमाउंट से चेंज आया है। समझ रहे हो मेरी बात। तो जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको, इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। तो प्रेशर वाली चीज को लिखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रेशर वाली चीज में आपको है ना डेल्टा एन जी चेक करना पड़ता है। तो पहला केस बनता है डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। दूसरा केस बनता है डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। और तीसरा केस बनता है डेल्टा एन जी लेस देन 0। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। दूसरा केस लेते हैं डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, मतलब N2O4 गैस है, सारी चीजें है ना, 2NO2। तीसरा केस लेते हैं डेल्टा एन जी लेस देन 0, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये थर्ड केस हो गया। ठीक है, सबसे पहले प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो पहले वाले केस में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, नो चेंज। इस वाले केस में प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए कोशिश करेगा। प्रेशर बढ़ाया है तो प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। कम करने के लिए कहां आएगा, जिस तरफ कम मोल, तो बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन रीजन शिफ्ट, शिफ्ट दिख रहा है क्या, शिफ्ट, शिफ्ट टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। आपने प्रेशर बढ़ाया है तो अपना इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ कम मोल्स है, क्योंकि कम मोल्स होंगे तो तभी तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, आगे वाले केस में आपने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम क्या चाहता है, प्रेशर को डिक्रीज करे। डिक्रीज करने के लिए कहां शिफ्ट होगा, जिस तरफ कम मोल्स, और कम मोल्स कहां पे, प्रोडक्ट साइड में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट कहां हो रहा है, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल। प्रेशर इंक्रीज होने से उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ कम मोल्स है। चलिए, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज करा दिया, फिर इस वाले केस में तो नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों जाएगा, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम क्या चाहता है, प्रेशर बढ़ाऊं,
बढ़ाएगा तो किस तरफ, जिस तरफ ज्यादा मोल कहाँ, प्रोडक्ट साइड में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं प्रेशर डिक्रीज किया है तो कहाँ जाएगा, इसका उल्टा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का रीजन क्या है उसका, कि भाई वो प्रेशर डिक्रीज करे तो वो प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स, दिख रहा है क्या, मोर नंबर ऑफ मोल्स। सर मैं ही बात, चले आगे, ये प्रेशर हो गया। इसके बाद चलते हैं तीसरे चेंज के ऊपर, तीसरी डिस्टरबेंस के ऊपर, और तीसरा डिस्टरबेंस होता है वॉल्यूम का। आसान है ये, प्रेशर का समझ गए तो वॉल्यूम का तो समझ ही गए। पानी पी लेता हूँ फिर चलते हैं। वॉल्यूम चेंज करने का मतलब है सेम, क्योंकि प्रेशर को चेंज कर रहे थे तो वॉल्यूम चेंज हो रही थी, तो वॉल्यूम को चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज होगा। अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज करी, वॉल्यूम इंक्रीज की तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, और वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो प्रेशर बढ़ गया। जो प्रेशर घटता बढ़ता है तो आपको पता ही है इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है ना। तो वॉल्यूम को चेंज करने से प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम को चेंज करने से प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा वो आप देख लेना, आपको आता ही है देखना। तो वॉल्यूम के केस में भी आपको 3 केस लेके चलने पड़ेंगे। कौन से 3 केस, जैसे आप प्रेशर में देख रहे थे, तो पहला केस डेल्टा एन जी 0, दूसरा केस डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तीसरा केस डेल्टा एन जी लेस देन 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हुआ अपना H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसका इसका एग्जाम्पल देखते हैं, N2O4 गिव्स 2NO2। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। दिख नहीं रहा होगा, सही है अभी। चलिए अब इनका एक एक केस समझते हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगी तो क्या क्या होगा। तो पहला केस लेते हैं, अगर वॉल्यूम को अपन डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरा केस लेते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करें। वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम को डिक्रीज करने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। ठीक है, इस वाले केस में बताओ क्या होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज की, वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर बढ़ता है, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, प्रेशर को कम करूं, कम करने के लिए कहां शिफ्ट होगा, जिस तरफ वॉल्यूम डिक्रीज हुई है प्रेशर बढ़ा है, बढ़ा है तो उसको कम करने के लिए लेस नंबर ऑफ मोल बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा। क्यों, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल। वो वाली कहां शिफ्ट होगी, आगे, फॉरवर्ड। क्यों, प्रेशर बढ़ा है, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दी, प्रेशर कम हो गया, इस पे नो इफेक्ट। इस वाले केस में फॉरवर्ड क्यों, वॉल्यूम बढ़ाई है, प्रेशर कम हुआ है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा प्रेशर बढ़े, कहां जाएगा, जहां पे ज्यादा मोल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मोर नंबर ऑफ मोल की तरफ जा रहा है। और इसमें कहां जाएगा, बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड, क्यों, मोर नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे ऐसे मजे के लिए। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं, तो ये कहां शिफ्ट होगा, तो आपको पता है कहीं शिफ्ट नहीं होगा। और अगर मैं पूछूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
H2 will increase, दूसरा concentration of H2 will decrease, और तीसरा concentration of H2 will remain same, और चौथा नन ऑफ दिस। बताइए 1 2 3 इन तीनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? H2 की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन बदलेगा? नहीं बदलेगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी क्या? तो लोगों को ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं हुआ तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एक चीज को समझना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करी, वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलरिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। मोलरिटी किसकी डिक्रीज करेगी? सभी की, क्योंकि सबकी वॉल्यूम, पूरे कंटेनर की वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर जाएगी? डिक्रीज, सभी की करेगी। सभी के कॉन्सेंट्रेशन में सेम अमाउंट से चेंज आए, इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में जरूर चेंज आया। सबकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, मोलरिटी सबकी डिक्रीज हो गई। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स हुए, चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और वीडियोस के मुकाबले। मैं इसी में पूरे ली चैटलर प्रिंसिपल को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जो थ्योरेटिकल पार्ट है। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो देखते हैं टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होता है। ठीक है, आपको पता है 2 तरीके की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। देखो अपना सबसे पहला था कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो कॉन्सेंट्रेशन में अपन को डेल्टा एन जी का कुछ लेना देना नहीं होता है, उसमें बस ये देखो जो चीज ऐड हो रही है उसको कम करने की कोशिश करेगा, और जो निकल रही है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। कॉन्सेंट्रेशन में इतना देखना होता है। प्रेशर और वॉल्यूम वाले में अपन को क्या देखना रहता है? अपन को ये देखना होता है कि ये किस तरफ शिफ्ट होगा, मतलब उसमें डेल्टा एन जी चेक करना पड़ता है, उसमें वो मोल के हिसाब से चेंज होता है। टेम्परेचर में अपन को क्या देखना रहता है? टेम्परेचर में अपन को एनर्जी को देखना रहता है। तो टेम्परेचर में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर की वजह से इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई अपनी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी किस तरफ आ रही है, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सोथर्मिक का। जैसे ये अपनी रिएक्शन है N2 प्लस H2, अमोनिया बन रहा है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक के केस में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो उसको किस तरफ लिखूं मैं, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? तो हीट रिलीज हो रही है, दे रहा है, वो दे रहा है तो मतलब प्रोडक्ट में देगा, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे। तो ये तरीका है ली चैटलर प्रिंसिपल के क्वेश्चन को करने का। अगर एक्सोथर्मिक एंडो मतलब टेम्परेचर का डिपेंडेंस पूछा तो आप ऐसे लिखोगे कि एनर्जी या तो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में। अगर एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में, अगर एंडोथर्मिक है तो एक एग्जांपल लिखता हूं N2 प्लस O2। ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन अपनी एंडोथर्मिक होती है। देखो वैसे हालांकि जो कंबसन रिएक्शन होती है ना, जलना, जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वो जनरली एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये कंबसन रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, लेकिन फिर भी ये एंडोथर्मिक है। आप पूछोगे क्यों? ये जो N2 है, N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, वो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। हवा में भी तो है N2 और O2, रिएक्ट कहाँ करता है? नहीं करता है। तो उसको रिएक्ट कराना है अगर, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए प्रोसेस कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है तो आपको एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। सप्लाई करेंगे तो किस तरफ लिखूं, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट? तो रिएक्टेंट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये एनर्जी मिलेगी तभी आगे जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं, है ना। तो रिएक्टेंट साइड में आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन में N2H2 को रिएक्ट कराओगे तो एनर्जी निकल के आएगी। क्लियर है? सिंपल है। चलो अब इसको समझते हैं क्या होगा टेम्परेचर चेंज करने से। तो समझिए, देखो अपन ने टेम्परेचर इसका
बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ भी करो चेंज, इक्विलिब्रियम चाहेगा उसके अपोजिट। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम चाहेगा टेम्परेचर को कम किया जाए। अब टेम्परेचर कम कैसे हो, तो देखो, अगर ये रिएक्शन आगे जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई, है ना। तो अगर ये रिएक्शन आगे गई तो टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, तो आगे तो नहीं जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो पहले ही आपने इंक्रीज कर रखा है। तो इक्विलिब्रियम नहीं चाहता कि टेम्परेचर बढ़े, इक्विलिब्रियम क्या चाहता है, टेम्परेचर कम हो। तो टेम्परेचर कम करने के लिए वो किस तरफ आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा क्या है, अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो एनर्जी कंज्यूम होने लगती है, NH3 को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, तो NH3 कंज्यूम होने लगेगी, एनर्जी क्या होने लगेगी, कंज्यूम। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में गया। क्लियर है। एक और समझते हैं, टेम्परेचर अगर अपन ने कम कर दिया, अगर रिएक्शन चली हुई थी इक्विलिब्रियम पे थी, आपने टेम्परेचर घटा दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि भाई टेम्परेचर बढ़े, और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कहां शिफ्ट होगा, जिस तरफ एनर्जी रिलीज हो। एनर्जी रिलीज किस तरफ हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हो, इससे और समझने की कोशिश करो। इस वाले केस में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, टेम्परेचर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा टेम्परेचर कम हो। तो टेम्परेचर कम होने के लिए वो एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम, और कंज्यूम करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एनर्जी जब कंज्यूम होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ भागेगा। सिंपल। टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम चाहेगा टेम्परेचर बढ़े, तो टेम्परेचर बढ़े तो एनर्जी निकालेगा, एनर्जी किस तरफ निकलेगी, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो अगर ली चैटलर प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो टेम्परेचर से रिलेटेड, अगर वो बोल रहा है कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो और कहाँ जाएगी, तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। एक बार ये पता लग जाए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, फिर आप एनर्जी को लिख देना इस तरफ, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट साइड। ठीक है। अब अगर वो टेम्परेचर बढ़ाए तो टेम्परेचर को देखना, तो एक चीज ध्यान रखना, एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो वो उसके अपोजिट जाएगी रिएक्शन, किसके, एनर्जी के। तो टेम्परेचर बढ़ा है तो इसके एनर्जी के अपोजिट, टेम्परेचर घटा है तो एनर्जी की तरफ भागे, टेम्परेचर घटा है तो एनर्जी की तरफ भागेगी। देखो इसमें भी ऐसे ही, टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है तो एनर्जी से दूर भागेगी, एनर्जी से दूर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर कम कर दिया तो किस तरफ भागेगी, एनर्जी की तरफ, किस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, ये टेम्परेचर का सीन था। 4 पॉइंट्स क्लियर। एक लास्ट पॉइंट है और उसको और समझना है बस, फिर ये ली चैटलर प्रिंसिपल खत्म। चलिए लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। पानी पी लेता हूँ, थक जाता हूँ यार, तो फिर इसको स्टार्ट करेंगे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे हम। तो इनर्ट गैस को ऐड करने के ना आपके पास दो तरीके रहने वाले हैं। वो क्वेश्चन में बोलेगा जब वो इनर्ट गैस को ऐड करेगा ना कि भाई मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहा हूँ या कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इनर्ट गैस को ऐड करने के दो तरीके रहते हैं, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा रहता है एट कांस्टेंट प्रेशर। दिख रहा है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले इनका मतलब समझाता हूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करने का मतलब क्या होता है। तो समझना, कांस्टेंट वॉल्यूम को समझते हैं पहले। कांस्टेंट प्रेशर को समझते हैं। एक चीज रह गई यार, मुझे अभी याद आई,
आप पूछना चाहोगे कि भाई उसको लॉजिक से समझाओ, इसका लॉजिक क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बता दूं क्या एक बार इसका रीजन ऐसा क्यों हो रहा है? तो जल्दी से बताता हूँ, 1 मिनट लगेगी। रीजन, अगर आप जेई वाले हो तो आप पक्का रीजन जानने की कोशिश करोगे। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो क्यू और के दोनों क्या है, इक्वल। आपने किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं की, तो क्यू तो बस कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो उसका ना तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई ना प्रेशर चेंज हुआ, मैं ये मान रहा हूं। टेम्परेचर चेंज करा, टेम्परेचर मान लो आपने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर चेंज होने से के चेंज होता है, आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू डिक्रीज करती है। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो क्यू की वैल्यू के से ज्यादा हो गई, तो रिएक्शन कहाँ गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ऐसा ही कुछ है क्या, ऐसा ही कुछ है क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे भी रिएक्शन कहाँ आ रही है, बैकवर्ड। तो कॉन्सेप्ट से जाओगे तो यहाँ पे क्यू और के में से कौन चेंज होता हो जाता है, टेम्परेचर वाले केस में के बदल जाता है, के कम ज्यादा होता है। इसको एक बार और देख ले यहाँ से। तो पहले रिएक्शन कहाँ थी, इक्विलिब्रियम पे। एंडोथर्मिक में आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के की वैल्यू बढ़ जाती है, तो क्यू छोटा हो गया के से, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप समझना चाहो तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये तो डायरेक्ट अपना शॉर्टकट मारो। शॉर्टकट क्या है, ली चैटल प्रिंसिपल, जो कम होगा इक्विलिब्रियम उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। चलिए अब उसको समझते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है। तो किसी ने बोला इनर्ट गैस को ऐड करना है, लेकिन आपको कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई रिएक्शन चल रही है, मान लेते हैं N2 N2 नहीं, ये N2H2 वाली नहीं लेना चाहता मैं, कुछ समझाना रहेगा तो थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, बड़ी हो जाती है बस, और कुछ नहीं। मान लो ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ये इक्विलिब्रियम आया हुआ है, और इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब इसने बोला कि इनर्ट गैस ऐड करो। इनर्ट गैस समझते हो ना, हीना नीना और करीना एक्सरे होंगी, लास्ट वाली लाइन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन, याद होगा। अब देखो, किसी ने बोला इसके अंदर आपको इनर्ट गैस ऐड करनी है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये कि इसके अंदर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, आर्गन ऐड कर रहे हो, लेकिन इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये जो आपका कंटेनर है ये फूल नहीं जाना चाहिए, इसकी वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, ये रिजिड होना चाहिए। अगर रिजिड और बोला क्लोज सिलेंडर है तो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो। क्लियर है? तो आर्गन आपने डाला, आर्गन के डाल, अगर आप आर्गन डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो और इस कंटेनर का साइज फिक्स है, जैसे एक गैस का सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे आप बताओ प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रेशर बढ़ेगा? यस, ऑब्वियसली बढ़ेगा। टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम, वॉल्यूम कंटेनर की सेम रहेगी, नोबल गैस के ऐड करने से, इनर्ट गैस के ऐड करने से। अच्छा, एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दो गैस है N2O4 है NO2, इनका खुद का भी प्रेशर है, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या वो चेंज होगा क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर N2O4 का एंड पार्शियल प्रेशर NO2 का, क्या वो चेंज होगा, क्या वो चेंज होगा? पूछो, बताओ, मैं बताऊं, नहीं होगा, सेम रहेगा। आप बोलोगे क्यों, टोटल प्रेशर तो बढ़ गया अपना, फिर इनका प्रेशर क्यों सेम रहा? तो समझना, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, किसी भी गैस की पूरी इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में PV इक्वल टू nRT। अब कंटेनर की वॉल्यूम नहीं बदली, N2 NO2 के मोल्स नहीं बदले, क्योंकि अपन ने उनको थोड़ी ना ऐड या रिमूव किया है, N2 को रिमूव किया है, N2O4 को रिमूव किया है, ऐड किया है, कुछ किया है क्या? नहीं, इनको हमने चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, आर चेंज नहीं हुआ, तो प्रेशर कैसे चेंज हो जाएगा इंडिविजुअल गैस का? तो ये N2O4 NO2 इनके पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ बदली, टेम्परेचर कहाँ बदला, उनके मोल्स कहाँ बदले, कुछ नहीं बदला, तो उनका प्रेशर क्या रहा, सेम रहा।
तो आप बोलोगे टोटल प्रेशर कैसे बढ़ गया? भाई टोटल प्रेशर क्या होता है, अगर 3 गैस है ए प्लस बी, पहले 2 गैस थी, तीसरी गैस आ गई, तो इस तीसरी गैस की वजह से टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इनका खुद का प्रेशर ए और बी का प्रेशर क्या रहा, सेम रहा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, सेम। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब एक कांस्टेंट वॉल्यूम का सीन है, ये समझ जाओ तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अब कांस्टेंट प्रेशर वाला, कांस्टेंट प्रेशर के बारे में समझते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब आपको इस बार आर्गन ऐड करनी है, लेकिन प्रेशर को चेंज नहीं होने देना है, जितना प्रेशर है उतना ही रहने देना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो अपने पास एक कंटेनर है और वो है ना फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब भाई उसके ऊपर एक ऐसा क्लिप लगा रखा है, मतलब एक पिस्टन जैसा लगा रखा है जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर सेम चीज है, N2O4 है और 2NO2 है। ठीक है, किसी ने बोला इक्विलिब्रियम पे है, किसी ने बोला इसके अंदर आर्गन ऐड करो। आर्गन ऐड करो, और कैसे ऐड करना है, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर को चेंज नहीं होने देना है। अब जैसे ही मैं आर्गन ऐड करूंगा, प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, प्रेशर बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि आर्गन ऐड किया आपने। लेकिन आपको तो बोला जा रहा है कि प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है, तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, समझ रहे हो? फिर और आर्गन ऐड करोगे, फिर प्रेशर बढ़ गया तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा और ऊपर कर दिया। तो आप आर्गन ऐड करते जा रहे हो, उसको ऊपर करते जा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना? तो इस वाले केस में टोटल प्रेशर है जो अपना, वो क्या रह रहा है, सेम। और वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब सुनो, पार्शियल प्रेशर N2O4 का एंड NO2 का, उनके साथ क्या होगा, वो क्या इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, क्या सीन रहेगा उनके साथ, उनके साथ क्या सीन रहेगा? तो देखो वॉल्यूम तो बढ़ी है अपनी, तो वॉल्यूम बढ़ी है, PV इक्वल टू nRT लगाओ, मोल सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम बड़ी है, तो प्रेशर इनका खुद का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। आप बोलोगे टोटल प्रेशर तो सेम रहा, वो कैसे रहा? अरे यार फिर से वही चीज, PA प्लस PB प्लस PC, हाँ ये डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एक नई चीज तो आ गई, ये C, इसकी वजह से वो उसने कंपनसेट कर दिया, इनका कम हुआ तो C तीसरी ने आके उसको कंपनसेट कर दिया, इसलिए प्रेशर सेम रहा। क्लियर है? समझते हैं? तो पहले कुछ चीजों को लिखो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा। इस वाले केस में टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर सेम रहेगा। इस वाले केस में, इस वाले केस में वॉल्यूम सेम है। उस वाले केस में वॉल्यूम अगर ऐड करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज। तीसरा, इस वाले केस में जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जितने भी गैसेज हैं वो क्या करेगा, पार्शियल प्रेशर वो क्या करेगा, क्या करेगा, सेम रहेगा क्योंकि वॉल्यूम सेम है। इसमें क्या करेगा, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जितने भी जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, पार्शियल प्रेशर उनका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा क्योंकि आपको वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? पक्का? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस वाले में किसी का भी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होने वाला। अगर पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा तो Q की वैल्यू नहीं बदलेगी। Q की वैल्यू नहीं बदलेगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तो ये तो बहुत आसान हो गया, नो इफेक्ट एट, नो इफेक्ट। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड कराओगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप पूछोगे क्यों, रीजन दो हमें, तो रीजन ले लो यार, रीजन लो, रीजन N2O4 है, 2NO2, Q इज इक्वल टू K होता है ना? गैस है तो मैं QP KP लेके चल रहा हूं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। इनर्ट गैस ऐड करने के बाद, चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद इनर्ट गैस आपने ऐड कर दिया, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस ऐड होने के बाद QP, QP क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4।
यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर में 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, जितना यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यहाँ पे भी सेम है, पार्शियल प्रेशर थोड़ा ना चेंज हो रहा है, जितना इसका यहाँ है उतना ही यहाँ पे है। क्यू की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, क्यू की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो क्यू और के अभी भी इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो रिएक्शन अभी भी इक्विलिब्रियम पे है, वो किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगी। क्लियर है, नो इफेक्ट आने वाला है अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड करते हो। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर का क्या सीन है फिर? तो कांस्टेंट प्रेशर पे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से क्या होता है आप जानते हो? वॉल्यूम जब डिक्रीज करती है तो कैसे अपन चेक करते हैं कि किस तरफ शिफ्ट होगा? वो आपको पता ही है, आपको पहले डेल्टा एनजी वगैरह चेक करना पड़ता है। तो इस वाले केस में ये अपना केस बन जाता है चेंज इन वॉल्यूम वाला। जैसे अपन वॉल्यूम चेंज में जैसे करते थे वैसा ही केस बन गया ये, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, फिर डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0, फिर लास्ट में डेल्टा एनजी लेस देन 0। ठीक है, डेल्टा एनजी अगर 0 है तो इसका एग्जांपल H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसका एग्जांपल N2O4 गिव्स 2NO2। बस खत्म होने को आ गया है, लास्ट टॉपिक है ये, तो आपको आता ही है अब 3H2 2NH3। ठीक है, इनर्ट गैस ऐड करने से क्या हुआ? एडिशन से इनर्ट गैस एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वॉल्यूम क्या करी? इंक्रीज करी, तो प्रेशर क्या किया? डिक्रीज किया। पार्शियल प्रेशर सभी का डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से इस पे कोई फर्क पड़ता है क्या? प्रेशर चेंज होने से नो इफेक्ट। इस वाले केस में प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा प्रेशर को बढ़ाना, तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर, मोर नंबर ऑफ मोल्स। इस वाले केस में कहां जाएगी? इक्विलिब्रियम। तो अपना प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। ली चैटलर प्रिंसिपल खत्म। एक बार मैं जल्दी बताता हूं। ली चैटलर प्रिंसिपल में अपन ने 5 चीजें देखी। कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से क्या होता है? दूसरा प्रेशर, तो कॉन्सेंट्रेशन में आपको बस ये देखना है ऐड रिमूव क्या है, बस सॉलिड का ध्यान रखना है कि सॉलिड के एडिशन रिमूवल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट में वीडियो खत्म कर रहे हैं। प्रेशर के ऐड रिमूव करने से आपको देखना पड़ेगा डेल्टा एनजी। ठीक है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देखना है तो प्रेशर को देख लो, आप ये देख लो कि किस तरफ ज्यादा मोल है किस तरफ कम मोल, तो इन दोनों में डेल्टा एनजी देखना पड़ता है और आपको मोल चेक करने पड़ते हैं किस तरफ ज्यादा किस तरफ कम। उसके बाद टेम्परेचर में क्या देखना रहेगा? एनर्जी, एक्सोथर्मिक में कहाँ है, एंडोथर्मिक में कहाँ लिखने, उसको ध्यान रखना। और लास्ट में इनर्ट गैस में चलोगे, इनर्ट गैस में 2 केस बनेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। इसमें कोई इफेक्ट आना ही नहीं है। इसको अगर दिख जाए क्वेश्चन में कि कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है तो आंख बंद करके बोल देना कि भाई यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसमें आपको फिर इस वाला एक सीन बन जाएगा, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेल्टा एनजी के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है? ये था अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल। अपना जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट एक और वीडियो है, अगली वीडियो, और अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट, केमिकल इक्विलिब्रियम। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।